नमस्कार। आपका अखबार के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। दक्षिण भारत में 5 राज्य हैं: तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और केरल। क्या आपने कभी ध्यान दिया है एक बात पर कि भारतीय जनता पार्टी के लिए डेमोग्राफी का सबसे कम चैलेंज किस राज्य में है? उस राज्य का नाम है तमिलनाडु। और भारतीय जनता पार्टी का वहाँ कोई राजनीतिक अस्तित्व नहीं है। 2024 के चुनाव में भी उसको कोई लोकसभा सीट नहीं मिली। इससे पहले भी जब लोकसभा सीट मिली है तो अन्ना द्रमुक या द्रमुक के साथ गठबंधन में मिली है। अकेले भाजपा आज तक एक भी सीट नहीं जीत पाई है। अब ये बड़ी विचित्र सी बात नहीं लगती है, लेकिन हर परिस्थिति में बदलाव का एक समय आता है। तमिलनाडु की राजनीति में जितना बड़ा बदलाव इस समय आ रहा है, दक्षिण के 5 राज्यों में से बाकी 4 राज्यों की बात करें तो किसी में नहीं आ रहा है। हर जगह परिवर्तन हो रहा है, लेकिन इतने लंबे समय तक कर्नाटक में सत्ता में 2-2, 3-3 बार रहने के बावजूद और मुख्य विपक्षी दल इस समय भी होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में अपने पैर नहीं जमा पाई। केरल में अब उसने पिछले लोकसभा चुनाव में 1 लोकसभा सीट जीती, उससे पहले एक बार जो है 1 विधानसभा सीट जीती थी, और इस बार जो है स्थानीय निकाय के चुनाव में तिरुवनंतपुरम का कॉरपोरेशन की सीट जीत ली और अपना मेयर बना लिया। ये एक ऐतिहासिक घटना है। 40-45 साल से कब्जा था इस पद पर सीपीएम का। सीपीएम को हराकर कांग्रेस वहाँ नंबर 2 की पार्टी है। कांग्रेस नहीं हरा पाई, बीजेपी ने हराया और तिरुवनंतपुरम में बीजेपी का मेयर बन गया। लेकिन हम बात आज तमिलनाडु की कर रहे हैं। अभी 23 जनवरी को यानी कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु में थे और उन्होंने जो बात कही वो ध्यान देने लायक। उन्होंने डीएमके के बारे में ये तो कहा ही, डीएमके की तरफ रास्ता बनाने के लिए आपके 3 तरीके हैं, या तो आप डायनेस्ट हो, डायनेस्टी के जरिए, करप्शन के जरिए या क्राइम के जरिए। लेकिन उन्होंने जो सबसे बड़ी बात कही, जो आज तक मुझे लगता है किसी पार्टी ने कहने की हिम्मत नहीं की, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी ने भी, उन्होंने कहा कि डीएमके तमिल विरोधी है। तमिलनाडु में खड़े होकर डीएमके को तमिल विरोधी कहना, ये जो है कोई सामान्य चुनावी भाषण नहीं है। आप इस दृष्टि से इसको मत देखिए कि 2026 में यानी इसी साल मार्च अप्रैल में वहाँ चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, तो प्रधानमंत्री का लक्ष्य ये चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी का तमिलनाडु में लक्ष्य 2 चरणों में है। उसका पहला चरण है कि किसी भी तरह किसी से भी गठबंधन करके किसी का भी साथ लेकर डीएमके को सत्ता से हटाया जाए। ये पहला लक्ष्य है। दूसरा लक्ष्य उसका दूरगामी है, जो किसी भी पार्टी का होना चाहिए, कि एक दिन अपनी पार्टी की सरकार बनाना। लेकिन बीजेपी लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर काम कर रही है। तमिलनाडु देश का ऐसा प्रदेश है जहां सबसे बड़े और सबसे लोकप्रिय मंदिरों की सबसे ज़्यादा संख्या तमिलनाडु में है और बीजेपी को हिंदुत्व की पार्टी समझा जाता है, लेकिन वहां बीजेपी का कोई जनाधार नहीं है। अब बनना शुरू हुआ है, तो ये बदलाव का एक संकेत है। लोकसभा का चुनाव बीजेपी अकेले लड़ी, लगभग 11.5% वोट मिले। ये देखने में छोटा लगता है, लेकिन बीजेपी की दृष्टि से देखिए तो बड़ी उपलब्धि है। न डीएमके से अलायंस किया, न एआईडीएमके से अलायंस हुआ। 11.5% वोट मिलना, भारतीय जनता पार्टी जिसका कोई बड़ा संगठन का आधार नहीं है, स्थानीय नेतृत्व कुछ समय तक पहले नहीं था, अन्ना मलाई के रूप में उसे नेतृत्व मिला, उनको प्रदेश अध्यक्ष पद से क्यों हटा दिया गया किसी को पता नहीं है। लेकिन इसके बावजूद अन्ना मलाई ने ये दिखाया कि भाजपा का जनाधार तमिलनाडु में खड़ा किया जा सकता है। ये रास्ता बीजेपी को के अन्ना मलाई ने दिखाया। देखिए, अब तमिलनाडु की राजनीति जो है वो उस पर सबसे ज़्यादा असर, मैं जब कह रहा हूँ असर की बात कर रहा हूँ, 2026 के चुनाव को ध्यान में रखकर नहीं कह रहा हूँ, मैं भविष्य की राजनीति को ध्यान में रखकर कह रहा हूँ। तमिलनाडु में हिंदुत्व और मोदित्व, याद रखिए ये 2 फैक्टर, हिंदुत्व और मोदित्व, ये दोनों फैक्टर मिलकर तमिलनाडु की राजनीति को बदलेंगे। तुगलक पत्रिका जो वहाँ की
तमिल की जो है बड़ी प्रतिष्ठित पत्रिका है, उसके संपादक एस गुरुमूर्ति ने कहा कि तमिलनाडु में हिंदुत्व की सुनामी चल रही है। लेकिन हिंदुत्व की सुनामी का मतलब आप ये मत समझिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। हिंदुत्व की सुनामी का मतलब है कि तमिलनाडु बदल रहा है। वो जो अपनी जड़ों से, सनातन से दूर हुआ था, नज़दीक आ रहा है। और तमिलनाडु, मैंने जैसा आपको बताया कि दक्षिण का एकमात्र राज्य है जहां भारतीय जनता पार्टी के लिए डेमोग्राफी कोई समस्या नहीं है, कोई बाधा नहीं है। यहाँ मुस्लिम और क्रिश्चियन आबादी को मिलाकर मुश्किल से 8-9% है, बाकी सब हिंदू है। तो भारतीय जनता पार्टी पर जो आरोप लगाया जाता है सांप्रदायिकता का, हिंदू मुस्लिम करने का, उसकी भी ज़रूरत नहीं है अगर वो करती है तो, क्योंकि यहाँ न तो मुसलमान और न ही क्रिश्चियन कोई डिसाइडिंग फैक्टर है चुनाव में। यहाँ डिसाइडिंग फैक्टर हिंदू ही है। इसलिए जब जहाँ हिंदू अकेले होते हैं वहाँ फिर जातियों का सवाल आता है। जो हिंदुत्व विरोधी ताकतें हैं वो हिंदुओं को जातियों में बांटती हैं। उनको लगता है यही तरीका है। यही काम किया है द्रविड़ राजनीति ने। पहले ब्राह्मणों के खिलाफ अभियान चलाया, सवर्णों के खिलाफ अभियान चलाया, फिर दलितों के खिलाफ अभियान चलाया और अलग अलग जातियों में पूरे प्रदेश को बांट दिया। अब मोदीत्व और हिंदुत्व दोनों मिलकर इसे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदुत्व के बारे में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप कहेंगे कि मोदीत्व क्या है? मोदीत्व है डेवलपमेंट। किसी भी जाति के हों आप, कोई भी भाषा बोलने वाले हों, किसी क्षेत्र के हों, किसी समाज के हों, विकास सब पर असर डालता है। राजनीति सब पर असर डालती है और धर्म सब पर असर डालता है। ये हमारे दैनिक जीवन पर असर डालने वाले तत्व हैं। और डेवलपमेंट ऐसा है जो आपको आंखों के सामने दिखाई देता है। हिंदुत्व की बात करें तो हिंदुत्व आस्था है। उसको स्थूल रूप में आप केवल मंदिर में देख सकते हैं, उससे बाहर आपको स्थूल रूप में दिखाई नहीं देगा। बाकी तो सूक्ष्म रूप में ही दिखाई देता है, अध्यात्म के रूप में दिखाई देता है। अध्यात्म के रूप में आप महसूस कर सकते हैं, आस्था के रूप में आप देख सकते हैं। लेकिन मोदीत्व ऐसा है जो आपको चलते फिरते, घर से निकलते हुए और घर के अंदर रहते हुए भी दिखाई देता है। अगर हाईवे बन रहा है, मेट्रो बन रही है, बिजली की व्यवस्था सुधर रही है, नए नए उद्योग लग रहे हैं, लोगों को रोजगार मिल रहा है। इसके अलावा केंद्र सरकार की जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उस पर मोदी का और बीजेपी का बहुत ज़्यादा जोर है कि उन वेलफेयर स्कीम्स का लाभ समाज के गरीब तबके को मिले। मुफ्त राशन की बात हो, प्रधानमंत्री आवास की बात हो, शौचालय की बात हो, गैस कनेक्शन की बात हो, हेल्थ इंश्योरेंस की बात हो, अलग अलग क्षेत्रों में पेंशन की बात हो, किसान सम्मान निधि की बात हो, ये सब चीज़ें ऐसी हैं, ये सब योजनाएं ऐसी हैं जो व्यक्ति के और परिवार के जीवन को सीधे प्रभावित करती हैं। और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी, ये सब केंद्र सरकार कर रही है। अगर आपको इनका लाभ नहीं मिल रहा है तो राज्य सरकार की वजह से। राज्य सरकार की हालत यह है कि उससे वित्तीय प्रबंधन संभल नहीं रहा। डेट टू जीडीपी यानी राज्य का जो सकल घरेलू उत्पाद है उसका 4 गुना कर्ज है तमिलनाडु पर। यह है वित्तीय प्रबंधन स्टालिन की सरकार का। तो उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर पर या डेवलपमेंट पर खर्च करने के लिए पैसा नहीं है। तो आरोप लगाते हैं कि केंद्र पैसा नहीं दे रहा है। केंद्र की जितनी योजनाएं हैं सब में एक नियम बना हुआ है, सबके लिए है, हर राज्य के लिए है कि आपको बताना पड़ेगा कि किस स्कीम में कितना खर्च किया। उसका सोशल और फॉरेंसिक ऑडिट दोनों होता है। आपको उस खर्च का ब्यौरा देना पड़ेगा, उसका प्रमाण देना पड़ेगा। अब तो फिजिकल वेरिफिकेशन भी होता है उसका। नॉर्थ ईस्ट में लंबे समय से पैसा जाता था केंद्र का और सब खा जाते थे। कौन? पॉलिटिशियन, नौकरशाह और जो इंसर्जेंट्स हैं, तीनों आपस में बांट लेते थे। मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद कहा कि अगर आप कह रहे हैं कि 50 किलोमीटर सड़क बनी तो उसका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, वरना पता चलता था कि सड़क बन गई, इतने करोड़ रुपए खर्च हो गए और वहाँ सड़क ही नहीं है।
तो ये चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे एमके स्टालिन हो, ये जो रोना रो रहे हैं केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही है, उसका कारण यह है कि केंद्र की योजनाओं का जो पैसा मिला उस पर उसको या तो आपने खर्च नहीं किया या उसमें भ्रष्टाचार किया। आपने जो खर्च किया उसका हिसाब नहीं दे पा रहे हैं। क्यों नहीं दे पा रहे हैं? क्योंकि आपने उसमें भ्रष्टाचार किया है। केंद्र एक सीमा के बाद उसे रोक देता है कि आप पहले इस बात का प्रमाण दीजिए, साबित कीजिए कि इस योजना का इतना पैसा जो आप कह रहे हैं खर्च हुआ, वो कहाँ खर्च हुआ, क्या बनाया, क्या हुआ। तो तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों दृष्टियों से काम कर रही है। शॉर्ट टर्म में उसका लक्ष्य केवल एक है, डीएमके को हटाना। टीटीवी पार्टी के जो दिनकरन हैं, उनको मैंने बताया 23 जनवरी को जब प्रधानमंत्री तमिलनाडु चेन्नई पहुंचे, उससे पहले वो एनडीए में वापस आ गए। कुछ समय पहले वो एनडीए छोड़कर चले गए थे, वो ई पलनीस्वामी के कारण। एआईएडीएमके के जनरल सेक्रेटरी हैं और वो अध्यक्ष का पद होता है एक तरह से ई पलनीस्वामी। वो किसी भी हालत में दिनकरन को साथ लेने को तैयार नहीं थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको आंकड़े देकर समझाया। ये दिनकरन की वापसी एक तरह का अरिथमेटिक का अलायंस है कि आप देखिए दिनकरन की पार्टी ने कहाँ कहाँ कितना वोट पाया और उसकी वजह से एआईएडीएमके कितनी सीटें हारी। मार्जिनल सीटें 500, 1000, 1500, 2000 वोट से और 5000 वोट तक। ये जो सीटें एआईएडीएमके हारी पिछले चुनाव में, वो दिनकरन के अलग होने से, ओपीएस के ओ पनीरसेल्वम के अलग होने से भी हुआ, लेकिन दिनकरन का असर ज़्यादा रहा। दिनकरन को वापस एनडीए में लाने के लिए ईपीएस इसलिए सहमत हुए कि इससे नुकसान को रोका जा सकेगा, विपक्षी दलों का जो वोट है उसके बंटवारे को रोका जा सकेगा। तो इस समय पूरे एनडीए का एक लक्ष्य है। ई पलनीस्वामी को पहले दिक्कत थी, ईगो का सवाल था। धीरे धीरे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनको समझाया, हमारा लक्ष्य है डीएमके को हराना और सत्ता से हटाना। ये पर्सनल ईगो सेटल करने का समय नहीं है, वो सब बाद में करते रहेंगे। तो अगर सचमुच डीएमके को हटाना है तो सबको मिलकर चलना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी इस लक्ष्य के साथ, भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि एक बार डीएमके बाहर हो गई तो उसके बाद हिंदुत्व का जो माहौल तमिलनाडु में प्रधानमंत्री ने बना दिया है, हिंदुत्व और मोदित्व से, उसका राजनीतिक लाभ सिर्फ और सिर्फ जो है भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु की राजनीति में नयापन लेकर आई है और भारतीय जनता पार्टी ये करप्शन, वंशवाद और क्राइम के साथ साथ दो मुद्दे जो पहले मैंने बताया कि डीएमके एंटी तमिल है और दूसरा वो कह रहे हैं कि ये एंटी नेशनल है, राष्ट्र विरोधी ताकत है। और ये भाजपा का मानना, ये चुनाव प्रचार के लिए नहीं बोला जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का, केंद्र सरकार का मानना है कि डीएमके का सत्ता में बने रहना देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है। तो देश की एकता अखंडता की रक्षा के लिए डीएमके को सत्ता से हटाना जरूरी है। ये मुद्दा अगर चल गया, इसको जनता तक ले जाने में अगर एनडीए कामयाब हो गया, तो आप मान कर चलिए कि एमके स्टालिन का सत्ता से बाहर जाना तय है। वैसे भी मुझे लगता है कि एमके स्टालिन का सत्ता में लौटना संभव दिखाई नहीं दे रहा है। कितने बड़े मार्जिन से, किन लोगों के साथ आने से, ये सब बातें हैं जो अभी आने वाले 15, 20, 25 दिनों में तय होंगी। लेकिन इतना तय है कि डीएमके की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। ये जो दो मोर्चे खोले डीएमके ने, एक स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने जो सनातन के विरोध में खोला और दूसरा एमके स्टालिन ने जो केंद्र सरकार और संविधान के खिलाफ खोला, ये दोनों मुद्दे उनके लिए भारी पड़ने वाले हैं। तो तमिलनाडु में एक राजनीतिक सुनामी चल रही है। और मैं जब कह रहा हूं कि राजनीतिक सुनामी, जिसको अलग तरह से एस गुरुमूर्ति ने कहा कि हिंदुत्व की सुनामी चल रही है, तो फिर आपको याद दिला रहा हूं कि इसका ये मतलब बिल्कुल मत निकालिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इस समय जो है इन दोनों सुनामी का मतलब है कि डीएमके की सरकार जा रही है। द्रविडियन राजनीति का किला ढह रहा है
और ये 2026 में ही होगा। उसके बाद तमिलनाडु की राजनीति का एक नया स्वरूप उभरेगा, जिसका पहला दर्शन आपको 2029 के लोकसभा चुनाव में होगा और उसके बाद 2031 के विधानसभा चुनाव में होगा। तो इंतज़ार करने की ज़रूरत है 3 साल और 5 साल। तमिलनाडु की राजनीति पूरी तरह से बदलने वाली है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक पे फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।